हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। टुडे वी हैव टू डिस्कस रेसेशन। और रेसेशन का सिंपल वर्ड्स में जब हम मीनिंग समझते हैं तो रेसेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना। ओके। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं थ्रू अ सूट बाय अ डिक्री, तो हम इसको रेसेशन कहते हैं। तो जो कोर्ट में जो हो सकता है सूट के द्वारा, वो उन कंडीशंस में हो सकता है जो कंडीशंस अगर सेक्शन 27 या फिर 28 की कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, तो जो पार्टीज़ हैं, तो प्लेंटिफ जो है सूट फाइल कर सकता है फॉर दी पर्पज़ ऑफ रेसेशन, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। और जो सेक्शन 27 है वो वर्ड यूज़ करता है मे सू। मतलब कि यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी की डिस्क्रिशन है कि वो सूट फाइल करे या खुद से जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। वो दोनों में से कोई भी वे चूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ए है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है बी के साथ। तो ए कहता है कि मैं तुम्हें फैब्रिक प्रोवाइड करूँगा, तो बी कहता है ठीक है। बाद में बी क्या देखता है कि जो ए का फैब्रिक है, जो ए बी को प्रोवाइड करने वाला है, वो फैब्रिक जो है डैमेज्ड है। तो इस केस में बी जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को या तो सूट के थ्रू, अगर वो एकदम श्योरिटी चाहता है कि नहीं, मैंने खुद से नहीं अवॉइड करना कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने सूट करना है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं कि एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो ही ख़राब है, मतलब कि जो फैब्रिक है वो ही डैमेज्ड है, तो प्लीज़ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दें। तो या फिर वो खुद से ही अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कि वो खुद से भी अवॉइड कर सकता है। तो वो खुद से कैसे अवॉइड करेगा? वो खुद से ऐसे अवॉइड करेगा कि वो खुद ही कह देगा कि नहीं, मेरे को अब आपसे फैब्रिक नहीं चाहिए। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 27 क्लॉज 1A की क्या कंडीशन है, यानी किन केसेस में प्लेंटिफ जो है रेसेशन का सूट फाइल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्लेंटिफ इनोसेंट होता है, प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है या फिर टर्मिनेबल होता है। तो फ्रेंड्स, वॉइडेबल, जब हम यहाँ पर सिर्फ वॉइडेबल वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर वॉइडेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19, 19A, 39, 53, 55 में दे रखा है कि कब कब वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक अवॉइड ना किया जाए तब तक वो वैलिड रहता है, और अवॉइड करने के बाद वो वॉइड हो जाता है। इसको अच्छे से मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाऊंगी। और वॉइडेबल किन किन केसेस में होता है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, कोर्सिंग हुआ, इस तरह के केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। या फिर टर्मिनेबल हो, टर्मिनेबल अंडर सेक्शन 62 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है और उसमें प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं है, तो वो रेसेशन का सूट फाइल कर सकता है डिफेंडेंट के ऊपर। ओके। और जो रेसेशन है वो बार करता है पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। ओके। और ग्राउंड्स जो है वो अंडर सेक्शन 27 एंड 28 ऑफ SRA में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राउंड, सेक्शन 27 क्लॉज 1B में क्या ग्राउंड दिया गया है। तो सेक्शन 27 क्लॉज 1B जो है वो प्लेंटिफ को इनेबल करता है अनलॉफुल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करने के लिए, कि अगर कोई अनलॉफुल ट्रांजैक्शन हो गई है तो उस केस में जो है ना प्लेंटिफ रिलीफ मांग सकता है रेसेशन का। तो जब हम अनलॉफुल को देखते हैं तो इसको हम अनलॉफुल को समझने के लिए हम सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे। अनलॉफुल का सेम मीनिंग है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, यानी जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा, जो जिसको जिस ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने में या कंसिडरेशन को परफॉर्म करने में लॉ वायलेट होता है,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो प्लेंटिफ खुद से अवॉइड कर सकता है या कोर्ट में रेसेशन का सूट फाइल कर सकता है। और इसमें जो है इसमें सूट फाइल करने के लिए 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो ये कि जो कॉज ऑफ अनलॉफुलनेस है वो अपीयरेंट नहीं होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्राइम फेसाई जब हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो लगना नहीं चाहिए कि एक्चुअली इट इज़ अनलॉफुल, ठीक है। हिडन मिस्टेक होनी चाहिए, प्राइम फेसाई नहीं होनी चाहिए। और जो डिफेंडेंट है उसकी ज़्यादा गलती होनी चाहिए और जो प्लेंटिफ है उसकी कम गलती होनी चाहिए। यानी जो डिफेंडेंट था अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को करने में वो ज़्यादा गलत था और प्लेंटिफ जो है वो कम गलत था। वो भी गलत था, इनोसेंट तो नहीं था लेकिन कम गलत था। ओके, सो सेक्शन 27(1)(b अप्लाइज वेयर प्लेंटिफ की कम गलती है। लेकिन अगर पेरी डिलिक्टा हो जाते हैं, मतलब बोथ पार्टीज जो हैं इक्वली रॉन्ग है, इक्वल फॉल्ट है दोनों पार्टीज़ का, तब क्या होगा? तो तब सेक्शन 27(1)(b अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जो फॉर एग्जांपल एक ए है, वो एक अटर्नी है, वो एक लॉयर है और एक विडो है। तो वो दोनों बात करते हैं। जो ए है वो विडो को सजेस्ट करता है कि तुम जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। अपेरेंटली तो ये लगेगा कि तुमने मेरे को ट्रांसफ़र किया है, बट एक्चुअली हमारा जो पर्पज़ है वो डिफ्रॉड करना है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स के जो फंड तुमने ले रखा है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ चुकी है तो मेरे से तो रिकवर कर नहीं सकते। तो विडो उसकी बात मान लेती है और अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो लेटर ऑन विडो जो है अटॉर्नी को सू करती है कि वो उसको जो ये इसका ऑब्जेक्ट था वो अनलॉफुल था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था बिहाइंड दिस ट्रांसफ़र वो था डिफॉल्ट टू द क्रेडिटर्स, ताकि क्रेडिटर्स अपनी मनी रिकवर ना कर पाएँ। तो यहाँ पर ज़्यादा गलती जो है वो एक ही है, बिकॉज़ उसको लॉ की अच्छी नॉलेज थी। तो यहाँ पर विडो की भी गलती है, लेकिन विडो की जो है कम गलती है, प्लेंटिफ की कम गलती है। तो यहाँ पर विडो जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है। अब हम देखते हैं पेरी डिलिक्टा वाला एग्जाम्पल, मतलब जब दोनों पार्टीज़ की बराबर गलती हो। सपोज ए जो है उसकी एक मिस्ट्रेस है, तो वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एम के साथ, एक उसकी मिस्ट्रेस है, तो वो अपनी मिस्ट्रेस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है। और जो उनका पर्पज़ है ए का वो है कि फ्यूचर को हैबिटेशन कर सके। ओके, तो यहाँ पर जो है ना बोथ पार्टीज़ की इक्वल रॉन्ग पे है, दोनों बराबर गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेटर ऑन ए जो है सू करता है ऑन द ग्राउंड दैट ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल बिकॉज ये इमोरल है अंडर सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी। जो फ्यूचर कोहैबिटेशन का जो पर्पज़ है ये इमोरल है अंडर सेक्शन 23 आईपीसी। तो कोर्ट यहाँ पे जो है सूट डिसमिस कर देता है बिकॉज यहाँ पे पेरी डिलिक्टा है, बोथ पार्टीज इक्वल रॉन्ग पे हैं, तो ये सेक्शन 27 क्लॉज 1B में फॉल नहीं करेगा। तो आप लोग इस केस का नाम लिख लीजिए। इस केस का नाम था कमर बाई वर्सेस बद्री नारायण। कमर बाई, एक बार पॉज करके इस केस का नाम लिख लो। ये जो फैक्ट है और जो ये डिसीजन है वो इसी केस का है। जो केस हमने डिस्कस किया उसमें कुछ पॉइंट्स हेल्ड किए थे कोर्ट ने, तो वो पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था कि कोर्ट जो है ऐड नहीं करेगा इलीगल अंडरटेकिंग्स को। जो पार्टीज़ ने इलीगल अंडरटेकिंग्स ले लिए उसको कोर्ट ऐड नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। और कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं करेगा
जबकि इमोरल पर्पस और ऑब्जेक्ट जो है अचीव हो चुका है। जो इमोरल पर्पस और ऑब्जेक्ट पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था वो अचीव हो चुका है। और तीसरा केस में कहा था कि अगर बोथ पार्टीज़ की जो होगी ना इक्वल फॉल्ट पे होंगे, दोनों की बराबर गलती होगी, तो कोर्ट जो है अपने हाथ पीछे कर लेगा, कोर्ट जो है मिसचीफ को होने देगा जैसे भी हो रहा है। ओके। और चौथा पॉइंट ये कोर्ट ने कहा था कि जब कोई पार्टी रिलीफ मांगने के लिए आ रही है, यानी प्लेंटिफ जब कोई रिलीफ मांगने के लिए आना है, तो वो कोर्ट में क्लीन हैंड के साथ आना चाहिए, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स उस केस में हेल्ड हुए थे। अब देखते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है रिसेशन के लिए। तो रिसेशन के लिए कोर्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 3 ईयर। 3 ईयर कब से है? 3 ईयर है उस डेट से जिस डेट को कि प्लेंटिफ को ये फैक्ट पता चला कि इस फैक्ट की वजह से प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अब सेक्शन 27 क्लोज 2 में कुछ कंडीशन दी गई है, जिन कंडीशंस की वजह से जो कोर्ट है वो डिनाई कर सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से। कंडीशन है जो प्लेंटिफ एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो है रेक्टिफाई कर लेता है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है ऐसे परफॉर्म हो जाना चाहिए, यानी अफर्मेशन कर लेता है। या फिर जब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि रेसेशन पॉसिबल ही नहीं है, मान लो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है या कुछ भी ऐसा कुछ भी केस हो चुका है, तो उस केस में कोर्ट जो है रिसाइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। या फिर थर्ड पार्टी जो है गुड फेथ में फॉर द पर्पस ऑफ मनी पैसा पे कर चुकी है और गुड फेथ में थर्ड पार्टी जो है इंटरेस्ट एक्वायर कर चुकी है, तो उस केस में भी कोर्ट रिसाइन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो विडो वाला केस लिया था, उसमें अगर जो एडवोकेट है ए वो थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है फॉर द मनी पर्पस, और वो उससे पैसा भी ले लेता है और थर्ड पर्सन को ये नहीं बताया कि एक्चुअली विडो ने ए को प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफ़र की थी, ए का और विडो का क्या पर्पस था। ओके। और जो लास्ट कंडीशन है वो लास्ट कंडीशन ये है कि जब पार्ट में आप रिसाइन कराना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को और पार्ट में नहीं कराना चाहते हो, हाफ पार्ट रिसाइन कराना चाहते हो हाफ नहीं, लेकिन वो दोनों पार्ट जो है जो रिसाइन कराना चाहते हो और जो नहीं कराना चाहते हो, वो दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से सीवियर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। Let's have a look on the illustrations related to the clauses given under section 27 clause 2. Okay. तो अगर जैसे मतलब अफर्मेशन कब हो सकता है, अफर्मेशन कैन बी इम्प्लाइडली और कैन बी एक्सप्रेसली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं हो सकता, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए जो है बी के साथ फ्रॉड कमिट करता है, ओके, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा कंसिडरेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। लेटर ऑन बी जो है रेसेशन के लिए जाता है और जो मनी है एक्चुअली बी ने जो मनी ले ली है एज अ कंसिडरेशन या जो भी कोई थिंग उसने ले ली है ए से, वो उसको रिस्टोर करने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि उसने इम्प्लाइडली अफर्म कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट को, अब रेसिजन का ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करेगा। ओके। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी सोल्ड की है और जो प्रॉपर्टी सोल्ड की है वो अनलॉफुल है, बट अपीयरेंटली तो नहीं लगती वो अनलॉफुल, बट है एक्चुअली अनलॉफुल। फिर बी क्या करता है, सी को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर द मनी, कंसिडरेशन उससे ले लेता है और सी जो है वो गुड फेथ में बाय करता है, उसको ए और बी के ट्रांजैक्शन की अनलॉफुलनेस का कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर सी का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है और इस केस में कोर्ट डिसीजन
नहीं ग्रांट करेगा। अब फ्रेंड्स, अब सेक्शन 27(2)(d) का हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 4 टर्म हैं और जो पार्टीज हैं वो 2 और 4 नंबर वाली टर्म्स को परफॉर्म करने के लिए रेडी है एंड साइन कराना चाहती है 1 और 3 नंबर वाली टर्म को। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, ये देखेगा कि जो लिंक है A1 और 3 का और 2 और 4 का, क्या वो अफेक्ट करेगा एक दूसरे को। अगर अफेक्ट करेगा तो कोर्ट रिसीजन का ऑर्डर ग्रांट नहीं करेगा, और अगर अफेक्ट नहीं करेगा तो उस केस में कोर्ट जो है रिसीजन ग्रांट कर देगा। Okay, it's enough for today. Please subscribe my channel so that आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग जब सब्सक्राइब कर रहे हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।